हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। बेटा हमारी जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कि हमारा जो मैटर होता है, मैटर के कौन कौन से स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उनकी प्रॉपर्टीज देखी थी हमने। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम सबसे पहले तो टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा स्टेट चेंज के बारे में बात करेंगे कि मैटर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हमें जाना हो, मान लीजिए अगर सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में जाना हो या लिक्विड से गैस में जाना हो, या फिर उल्टा अगर करना हो कि गैस से लिक्विड आना है, लिक्विड से सॉलिड आना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक है हमारा स्टेट चेंज या चेंज इन स्टेट। ठीक है बेटा, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अगर मैं स्टेट चेंज की बात करूं तो क्या पॉसिबल है, या तो हम सॉलिड से लिक्विड जाए और लिक्विड से गैस जाए, या फिर हम गैस से लिक्विड पे और लिक्विड से सॉलिड पे। ठीक है बेटा। अच्छा, जरा एक बार नोटिस करते हैं कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस पे जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो आईपीडी है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, वो क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज पैक होते हैं, दूरी कम होती है, लिक्विड में लेस क्लोज पैक होते हैं, दूरी थोड़ी ज्यादा होती है, गैस में लूज पैकिंग होती है तो दूरी और ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, उस केस में बेटा हमको हमारा आईपीडी कम करना पड़ेगा। अब नाउ द पॉइंट अराइज कि बेटा हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आईपीडी को कम या ज्यादा करना पड़े, क्योंकि देखिए स्टेट चेंज करने के लिए इतना हमें समझ में आ गया कि आईपीडी को चेंज करना जरूरी है। भाई आईपीडी बढ़ा दोगे तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बन जाएगा, आईपीडी घटा दोगे तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। तो ये आईपीडी के लिए देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। बेटा आईपीडी जो है ना, आईपीडी जो होता है वो दो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ये दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। अब कैसे कैसे डिपेंड करता है, आइए वो बातें हम अच्छे से समझ लेते हैं। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, तो बेटा जो हमारा टेम्परेचर होता है और आईपीडी होता है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आईपीडी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो आईपीडी घटेगा। अच्छा, प्रेशर और आईपीडी, तो जो बेटा हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर और आईपीडी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे आईपीडी कम होगा, प्रेशर घटाएंगे आईपीडी बढ़ेगा। ठीक है बेटा। तो जरा आइए चलिए ध्यान से देख लेते हैं कि अगर हमें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाने में अगर आईपीडी बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। बेटा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाने में अगर हमको आईपीडी बढ़ाना है तो आईपीडी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को देखिए क्या करना पड़ेगा, बेटा टेम्परेचर को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और अगर हमें सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस पे जाना है तो प्रेशर, आईपीडी बढ़ाना पड़ेगा। आईपीडी बढ़ाने के लिए प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस पे जा सकते हैं। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि बेटा सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस पे जाने के लिए हमको आईपीडी बढ़ाना होता है। आईपीडी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो हम टेम्परेचर बढ़ाएं, नहीं तो हम प्रेशर घटाएं, कम करें। ठीक है। और रिवर्स देखते हैं कि बेटा अगर हमको गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड आना है तो हमको आईपीडी कम करना पड़ेगा। आईपीडी कम करने के लिए हमको टेम्परेचर भी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और आईपीडी कम करने के लिए हमको प्रेशर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा। तो इतना हमको क्लियर है कि बेटा अगर हमको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस जाना है तो हमको टेम्परेचर बढ़ाना है, प्रेशर घटाना है। और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाना है तो टेम्परेचर घटाना है, प्रेशर बढ़ाना है। अब आइए बात करते हैं कि जो प्रेशर है, आज हम सिर्फ प्रेशर के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रेशर का टॉपिक छोटा है हमारा, तो आज हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर के बारे में जो बात है वो अगली क्लास में की जाएगी कि टेम्परेचर चेंज करने का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है बेटा, आज सिर्फ प्रेशर की बात होगी। तो बेटा आइए चलिए शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर
तो देखिए बेटा, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो बहुत सिंपल है कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है ना बेटा, और गैस से लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड है। अगर बेटा हमको सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस पे जाना है तो इसके लिए क्या करना था, आईपीडी बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ प्रेशर देखेंगे बेटा। अगर हमको आईपीडी बढ़ाना है तो आईपीडी बढ़ाने के लिए हमको प्रेशर को क्या करना पड़ेगा बेटा, प्रेशर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, प्रेशर को हमको कम करना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हमको गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड जाना है तो इस केस में अपने को आईपीडी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा बेटा। और आईपीडी को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा ये है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। और इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो देखिए इसके एप्लीकेशंस, इसके एप्लीकेशंस ये हैं कि बेटा बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके किसी भी गैस के लिए बेटा अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो उस गैस को हम इजीली लिक्विफाई कर सकते हैं। अब चलिए आपको कुछ याद दिलाता हूं। लास्ट जो क्लास थी, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जो हमारे गैसेस होते हैं, अगर आप 100 ml गैस एक 200 ml कंटेनर में रखेंगे तो वो भी पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड अगर आप उस 200 ml कंटेनर में 400 ml गैस रखेंगे तो भी पूरा गैस, वो पूरी 400 ml गैस उसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसा होता किस तरीके से है, इस बात को समझते हैं कि बेटा जो हमारी गैसेस होती है ना, जो हमारा गैस होता है, अगर हम किसी गैस की बात करें तो गैस के केस में क्या होता है बेटा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के केस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, कुछ इस तरीके से। अब हमने क्या किया बेटा, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं, हमने इनके ऊपर अप्लाई किया प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करना हमने इनके ऊपर चालू किया। जैसे जैसे हम बेटा गैस के पार्टिकल्स पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, सॉरी, तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे ना बेटा, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इससे क्या हो गया बेटा, पहले ये गैस इस कंटेनर का पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही थी, है ना, पहले ये गैस क्या कर रही थी बेटा, फुल स्पेस ऑक्यूपाई। और अब ये क्या कर रही है, स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, छोटा सा पार्ट ऑक्यूपाई कर रही है ना बेटा। चलिए ठीक है बेटा। तो इस तरीके से क्या किया जाता है कि कई सारी गैसेस हैं, जैसे कि हमारी एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इन सबको ना इसी तरीके से यूज किया जाता है बेटा कि ये जो गैसेस होती हैं इनको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। कंप्रेस कैसे करते हैं, ऐसे ही प्रेशर अप्लाई करके, जिसकी वजह से ये गैसेस जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके इनको सिलेंडर्स में ले जाया जाता है। तो बेटा देखिए कितना आसान है गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके और उसको सेंड करना है, क्योंकि गैस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ गैस स्मॉल कंटेनर में आ जाती है प्रेशर देने की वजह से, ठीक है बेटा। और उस कंटेनर को, वो जो हमारा आयरन का कंटेनर होता है, जो भी हमारे कंटेनर्स होते हैं, उस कंटेनर को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जा सकते हैं। और बेटा कंटेनर के अंदर गैस रखी हुई है लिक्विफाई करके, है ना, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, मतलब गैस भी उसके साथ क्या होगी, जाएगी, है ना बेटा। इस बात को ऐसे समझते हैं कि ये मार्कर है, इसको हमने मेरी जेब में रखा है, अब बेटा मैं कहीं भी जाऊं तो मेरे साथ साथ ये मार्कर भी उस जगह पे जाएगा, है ना, क्योंकि ये मार्कर जेब में रखा हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर्स के अंदर हम लार्ज अमाउंट ऑफ गैस को छोटे स्पेस में लिक्विफाई करके रख देते हैं, ठीक है बेटा। और अच्छे खासे वॉल्यूम ऑफ गैस को एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था स्टेट चेंज पे प्रेशर का इफेक्ट। क्या बेटा क्या कंक्लूड किया इससे हमने कि प्रेशर जो है, प्रेशर को अगर हम घटाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम हो जाएगा। और प्रेशर को बढ़ाने से किसी गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है, सॉलिड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना बेटा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है खत्म। अब हम जानेंगे टेम्परेचर के बारे में और करेंगे टेम्परेचर से जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है बेटा। तो आप एक बार बोर्ड ध्यान से देख लीजिए।
चलिए बेटा ये अगले टॉपिक पे चलते हैं हमारे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लिए। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस हैं हमारे बुक में, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, मैं कराऊंगा आप लोगों को। और इसके अलावा उन क्वेश्चंस को करने के अलावा ये टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। इसके बाद अब ये चैप्टर ज्यादा नहीं बचा है, सिर्फ इसमें 2 टॉपिक और बचे हैं, स्टेट चेंज टेम्परेचर के बेसिस पे और उसके बाद से एवपोरेशन। बस बेटा फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। तो आइए टेम्परेचर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। बेटा टेम्परेचर अगर हमें कोई बोले कि टेम्परेचर को डिफाइन करके बताओ, तो हम बोलेंगे कि द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। बेटा कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, अगर हमको ये मेजर करना है, ये कैलकुलेट करना है, ये पता करना है, तो इसी चीज को हम बोलते हैं टेम्परेचर। अब बात करते हैं बेटा यहाँ पे और अगली चीज की, जो है हमारे टेम्परेचर स्केल की। टेम्परेचर के कौन कौन से स्केल्स होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। टेम्परेचर स्केल, बेटा टेम्परेचर के अगर स्केल्स की बात करें तो हमारे पास 3 स्केल होते हैं। केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल जिसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, और फ़ारेनहाइट स्केल जिसको कि डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ये लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये हमारी डिग्री सेल्सियस, और ये है हमारी केल्विन। केल्विन में डिग्री नहीं आती है बेटा, ध्यान रखिएगा। केल्विन जो है वो हमारी एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो लेबोरेटरीज होती हैं, लैब्स होते हैं या रिएक्शंस होते हैं, उनके जो टेम्परेचर्स होते हैं वो ज्यादातर रिप्रेजेंट किए जाते हैं केल्विन में, ठीक है बेटा। अच्छा आइए चलिए कुछ बातों को समझ लेते हैं। सेल्सियस स्केल जो है वो कैलिब्रेट होता है 0 डिग्री सेल्सियस से लेके और 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक। जहाँ पे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो हमारे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, अगली क्लास में देखेंगे, और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। इसी से रिलेट करके जो हमारा केल्विन स्केल होता है वो कैलिब्रेट होता है 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन तक। और जो हमारा फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो कैलिब्रेट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के और 1 मिनट 212 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है बेटा। इसमें कुछ टेम्परेचर्स हैं जिनको कि याद रखना हमको बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो एवरेज रूम टेम्परेचर होता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बात करें तो केल्विन में ये रूम टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। और अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है कि कितना हो जाएगा और कितना हो जाएगा, इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम अभी देखेंगे। बट अभी मैं पहले ये स्केल ड्रॉ कर दूं आपके लिए। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और रूम टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये होता है हमारा 77 फ़ारेनहाइट, ठीक है बेटा। तो ये स्केल है, टोटल तीनों स्केल हैं। इन 3 स्केल में से हमको कौन कौन से स्केल पढ़ने हैं, तो इन 3 स्केल में से हमको 2 स्केल पढ़ने हैं। एक है डिग्री केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, और एक है केल्विन स्केल। बस यही 2 स्केल है जिन पे हमको फोकस करना है, जिनको कि हमें
पढ़ना है और किसी स्केल को हमको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ़ारेनहाइट स्केल हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे और 11th क्लास में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे, बट अभी मैं इसका बस आपको छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा। यूज नहीं है अभी अपने को फ़ारेनहाइट स्केल का, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं, बस आपकी नॉलेज के लिए देखेंगे। अभी चलिए आइए डिग्री सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर आपको कोई टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन हो, समझिएगा इस बात को कि अगर कोई आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन दे रखा हो और आपको केल्विन में फाइंड करना हो, तो आप क्या करेंगे? केल्विन में फाइंड करने के लिए आप सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए बेटा, बहुत सिंपल है, ठीक है। सेल्सियस में 273 ऐड कर दीजिए। अच्छा, तो एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे आप इनको चेक करते हैं कि हमने सही किया है कि गलत किया है। तो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में पता करना है, तो केल्विन इक्वल सेल्सियस प्लस 273। सेल्सियस की जगह 0 पुट करिए, 0 प्लस 273 तो कितना आ गया बेटा? 273, ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि केल्विन में हमको 100 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, तो 100 प्लस 273 यानी कि कितना आ गया बेटा? 373 केल्विन, ठीक है। इसी तरीके से केल्विन में मान लीजिए हमें 25 डिग्री सेल्सियस का निकालना है, तो 25 प्लस 273 यानी कि 298 केल्विन, ठीक है ना बेटा? समझ में आ रहा है हमको अच्छे से कि सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना हो तो हमको क्या करना होता है? सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमको 273 ऐड करना होता है। और किसमें ऐड करना होता है बेटा? सेल्सियस में ऐड करना होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बेटा कि अगर हमको उल्टा हो जाए कि केल्विन में टेम्परेचर अगर अपने को गिवन हो और सेल्सियस में अपने को फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे? तो भी बहुत आसान है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनी हुई है, अपने को केल्विन गिवन रहेगा, सेल्सियस निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे? सेल्सियस निकालने के लिए केल्विन माइनस 273। जैसे ये देखिए, देख लेते हैं ध्यान से कि बेटा केल्विन में अपने को टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे 310 केल्विन, ठीक है, और हमको सेल्सियस में फाइंड करना है। तो 310 में से 273 आप माइनस करिए तो कितना बचेगा? 10 में से 3 गए 7 और 10 में से 7 गए 3 और ये हो गया 0। तो सेल्सियस इक्वल कितना आ गया? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना बेटा? और देखिए सही है, 310 केल्विन जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस के ही इक्विवेलेंट होता है ना? तो ये हमने किया बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, यहीं पे बता देता हूँ केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन होता है। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में सॉरी, ये रिलेशन होता है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9/5 C प्लस 32। मतलब सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 32 ऐड कर देना है। अब दिखाता हूं मैं आपको करके। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ये देखिए 9/5 इंटू 0 प्लस 32, तो ये क्या हो गया? ये पोर्शन हो गया 0। फ़ारेनहाइट कितना आ गया बेटे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बेटा? तो इस प्रकार ये हमारे सारे टेम्परेचर चेंजेस हैं और हमारे ये जो टॉपिक होता है प्रेशर का और टेम्परेचर चेंज का, ये होता है कवर। अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे, तो आइए एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इनटेक्स क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है, हमारी बुक के अंदर दिए हुए हैं, तो उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। पेज नंबर 6 और पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमको, तो इनको करेंगे हम। तो चलिए करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए बेटा, तो पेज 3 के क्वेश्चंस हम पहले कर चुके थे, पेज 6 और पेज 9 के क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो पेज नंबर 6 के क्वेश्चंस देखते हैं। पेज 6 पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा ये हमें कुछ चीजें दी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन, आयरन। लिख भी देता हूं मैं यहाँ पे, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, और इसके अलावा दिया हुआ है हमें हनी, वाटर, चॉक, हनी, वाटर, चॉक, और इसके अलावा दिया हुआ है हमें कॉटन एंड आयरन, ठीक है बेटा? ये हमको दिया हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें करना क्या है। बेटे ये क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी में इनको लगाना है।
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी का मतलब ये है कि हम लेफ्ट से शुरू करेंगे, राइट पे खत्म करेंगे, और लेफ्ट से राइट पे जाने में हमारी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। यानी कि लेफ्ट में कौन आएगा, जिसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, और राइट तक जाते जाते वो आएगा जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो बेटा डेंसिटी सबसे कम होती है गैसेस की, उनसे ज्यादा होती है लिक्विड की, उनसे ज्यादा होती है सॉलिड्स की। तो बेटा जो हमारा एयर है, एयर की डेंसिटी सबसे कम होगी क्योंकि एयर के अंदर गैसेस होती है। तो एयर आ गई। एयर जो है बेटा, तो एयर की डेंसिटी सबसे कम क्योंकि एयर के अंदर सिर्फ गैसेस हैं। अच्छा, एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी की अगर बात करेंगे हम तो बेटा जो चिमनी से जो एग्जॉस्ट निकलेगा, उस चिमनी से निकलने वाले एग्जॉस्ट में गैस के साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। तो एयर से ज्यादा डेंसिटी होगी एग्जॉस्ट ऑफ चिमनी की। ठीक है बेटा, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी जो है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी से ज्यादा डेंसिटी, अब गैसेस तो हो गए, गैसेस से ज्यादा डेंसिटी होती है लिक्विड्स की, तो उससे ज्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास किसकी, वाटर की। वाटर से ज्यादा जो है डेंसिटी होगी बेटा हमारे पास हनी की। हनी से ज्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास कॉटन की, और कॉटन से ज्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास चॉक की, और चॉक से ज्यादा डेंसिटी होगी हमारे पास आयरन की। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन 2 जो है बेटा, क्वेश्चन 2 आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन 2 में कंप्रेसिबिलिटी, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, डेंसिटी, इन सारी टर्म्स को बताना है। अभी चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी सी डी 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट्स को करते हैं, इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं बोलूंगा, आप आंसर लिखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, 3 का ए पार्ट बोल रहा है कि अ गैस फिल कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज केप्ट, कि एक गैस जो है उसको हम जिस वेसल में रखते हैं ये उसका पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है, ऐसा क्यों, इसका रीजन देना है। तो बेटा देखिए, गैस जो होती है, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, पार्टिकल्स बहुत रैंडम मोशन करते हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, और ये पूरे कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेती हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। तो आंसर लिखिए, गैसेस have random motion for particles, gases have random motion for particles due to which they have non-fixed volume and occupy the shape of container, and the entire space of container, and occupy the entire space of container in which they are kept. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, थर्ड के बी पार्ट पे। थर्ड का बी पार्ट कह रहा है कि अ गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कि एक गैस जो होती है वो कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर बनाती है। तो बेटा समझिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक जो गैस है उसके पार्टिकल्स हाई एनर्जी वाले होते हैं, पार्टिकल्स का मोशन बहुत तेज होता है, बहुत तेज मोशन की वजह से पार्टिकल जो होते हैं वो गैस के वॉल्स को हिट करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और इसकी वजह से कंटेनर के वॉल्स जो होते हैं उन पे प्रेशर बनता है। तो लिखिए आंसर, पार्टिकल्स ऑफ गैस हैव रैंडम मोशन, particles of gas have random motion due to which they hit the walls of container, due to which they hit the walls of container in which they are kept, and exert pressure on the walls of container, आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट बोल रहा है कि अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड, एक वुडन टेबल को सॉलिड कहना चाहिए, ऐसा क्यों। तो बेटा किसी भी चीज को हम सॉलिड क्यों कहते हैं बताइए, क्योंकि सॉलिड का फिक्स शेप होता है, साइज होता है, बाउंड्रीज होती हैं, मास होता है, वॉल्यूम होता है ना।
तो वुडन टेबल को अगर हम देखें तो वुडन टेबल का फिक्स शेप है, बिल्कुल है, साइज है फिक्स, बिल्कुल है, मास है फिक्स, बिल्कुल है, वॉल्यूम है फिक्स, वो भी है, बाउंड्रीज है क्या फिक्स उसकी, वो भी है ना बेटा। तो चलिए आइए लिखिए फिर आंसर। अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड बिकॉज a wooden table should be called solid because it has fixed shape comma size, fixed shape comma size comma boundaries comma mass and volume। ठीक है बेटा। आइए डी पार्ट पे चलते हैं। 3 का डी पार्ट बोल रहा है कि हम अपना हाथ एयर में से इजीली मूव कर सकते हैं इस तरीके से, है ना बेटा। बट अगर यही चीज हमको एक अगर हमारे पास ब्लॉक ऑफ वुड रखा है, कोई लकड़ी का अगर गट्ठर रखा है और उससे अगर हमें अपने हाथों को मूव करना है, तो अपने हाथों को मूव करने के लिए हमको बहुत ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, एक कराटे एक्सपर्ट की आवश्यकता होगी। ऐसा क्यों? तो आइए बेटा बात ध्यान से समझिए। हम एयर में से अपने हाथ को फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा स्पेस है। तो एयर में से अपना हैंड मूव करने के लिए हमको कम फोर्स लगाना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बेटा एक ब्लॉक ऑफ वुड की बात करें तो ब्लॉक ऑफ वुड के अंदर फोर्स कैसा होगा? ज्यादा फोर्स होगा, यानी कि उसको ब्रेक करने के लिए पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ज्यादा होगा। तो उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए अपने को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। और ज्यादा फोर्स हमें तो आएगा नहीं, वो आएगा टेक्निक से, मतलब एक कॉमन पर्सन को तो आएगा नहीं, वो आएगा टेक्निक को प्रैक्टिस करके, चीजों को सीख के, जो कि कराटे एक्सपर्ट को आता है। तो आंसर लिखिए कि वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर, बट टू डू सो we can easily move our hand in air, but to do so with a block of wood, we need a karate expert, because we need a karate expert because he can produce great amount of force to break the force of attraction present between the particles of block of wood। ठीक है बेटा। अब आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है बेटा कि जो लिक्विड होते हैं और जो सॉलिड होते हैं, तो लिक्विड और सॉलिड में सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड ज्यादा भारी होते हैं, और लिक्विड जो होते हैं कम भारी होते हैं। तो बेटा हमने ऐसा देखा है ना हमेशा कि भारी चीजें हमेशा नीचे रहती हैं, है ना। जैसे कि अगर आप कोई भी भारी चीज है वो हमेशा नीचे बैठ जाती है, नीचे सेटल हो जाती है। तो हमारे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बेटा कि जो आइस होती है, आइस एक सॉलिड है और वाटर एक लिक्विड है। आइस की डेंसिटी सॉलिड से वाटर से ज्यादा होती है, बट फिर भी आइस को जब हम डिप करते हैं वाटर में, पानी में जब हम डालते हैं आइस क्यूब्स को, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट होती है। ऐसा क्यों? तो आंसर लिखने से पहले आप समझ लीजिए कि है क्या बात। ये हमारी एक आइस क्यूब है जो कि सॉलिड शेप में थी। इस आइस क्यूब को बेटा जब भी मैंने पानी में डाला तो ये आइस क्यूब सबसे पहले पानी के अंदर जाएगी। आइस क्यूब जो है वो किस फॉर्म में है? सॉलिड। और जो वाटर है मेरे पास, वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड। सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कैसी होती है? कम होती है। और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा होती है। तो बेटा अब ये आइस क्यूब क्या करेगा? आइस क्यूब जो है वो वाटर के काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। वाटर की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब करने की वजह से जो हमारा आइस क्यूब है, आइस क्यूब के कुछ पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे बेटा। और जितने पार्टिकल सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में गए हैं उनकी जगह पे क्या बन जाएंगे? ये गोल गोल होल्स बन जाएंगे। तो बेटा समझ पा रहे हैं आप क्या हुआ? जो हमारा आइस क्यूब था, आइस क्यूब के अंदर अब ये होल्स हो गए हैं, जिसकी वजह से कि ये खोखला हो गया है।
इसकी डेंसिटी, ये है तो सॉलिड अभी भी, बट इसकी डेंसिटी अब कैसी हो गई है, वाटर से कम हो गई है, तो इस वजह से ये वाटर के ऊपर आ गया। एक बार फिर से देखते हैं क्या हुआ कि आइस क्यूब को हमने वाटर में डाला, आइस क्यूब पहले वाटर के अंदर जाएगी, आप डाल के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद वो राइज होकर के ऊपर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो नीचे गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, सॉरी ज्यादा थी, यहाँ पे गलत एरो बन गया है, वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। वाटर की काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा आइस क्यूब ने एब्सॉर्ब कर लिया, जिससे कि इसके कुछ पार्टिकल सॉलिड स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है बेटा, और आइस क्यूब के अंदर जो जितने पार्टिकल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए थे वहां पे होल्स क्रिएट हो गए, और इन होल्स की वजह से हमारा आइस क्यूब जो दिखने में सॉलिड है वो खोखला हो गया और उसकी डेंसिटी कम हो गई। और बेटा अब आइस क्यूब की डेंसिटी कम हो गई है और वाटर की डेंसिटी उससे ज्यादा है, तो आइस क्यूब ऑब्वियसली वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, है ना बेटा। तो इस तरीके से हमारे इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब हमारी बुक में 2 इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, ठीक है बेटा, और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो अगली जो हमारी क्लास होगी, अगली क्लास में हम इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर पढ़ेंगे, और इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर के साथ ही जो हमारा थर्ड ब्लू बॉक्स है, थर्ड ब्लू बॉक्स क्वेश्चन को हम करेंगे, और उसके साथ साथ कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस किए जाएंगे। फिर एक हमारा टॉपिक बचेगा एवापोरेशन, उसके बाद चैप्टर फिनिश। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।